जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम इस वीडियो में सी टेट जो भी प्रीवियस ईयर की जो पेपर है उसका सॉल्यूशन देखेंगे। फ्रेंड सॉल्यूशन कुछ इस प्रकार से है फ्रेंड। जो प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन है वो सी टेट 2021 का है इसमें, और जो इसमें जो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी यानी कि जो साइकोलॉजी है उसके बारे में अपन देखें। इसका पेपर सॉल्यूशन जो 2021 का जो पेपर है फ्रेंड उसके बारे में हम यहाँ पे विस्तृत चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड आइए हम शुरू करते हैं। तो फ्रेंड मेरा नाम केशव, मैं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद केशव पर आपका स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। तो फ्रेंड आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है फ्रेंड, एक खेल क्रिया के दौरान चोट लगने पर रोहन रोने लगा। यह देखकर उसके पिता ने कहा, लड़कियों की तरह व्यवहार ना करो, लड़के रोते नहीं हैं। पिता का यह कथन क्या दर्शाता है? तो फ्रेंड इसमें बताना है कि जो पिता का जो व्यवहार है लड़की के प्रति कैसा था। तो ऑप्शन नंबर 1 है लैंगिक रूढ़िवादियों वादियों को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर जो ऑप्शन नंबर 2 है फ्रेंड, लैंगिक रूढ़िवादियों को चुनौती देता है। ऑप्शन 3 है लैंगिक भेदभाव को कम करता है, और ऑप्शन 4 है लैंगिक समानता को बढ़ावा देता है। फ्रेंड तो जो इसका सही आंसर होगा फ्रेंड वो होगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर 1, यानी कि लैंगिक रूढ़िवादिता को दर्शाता है। फ्रेंड रूढ़िवादी लड़कियों और बच्चों बॉयज़ एंड गर्ल्स के अंदर जो भेदभाव को करने का नहीं करने का भाव बताता है फ्रेंड। क्योंकि ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं फ्रेंड, एक प्रगतिशील कक्षा में कथन इसके बारे में कौन से स्टेटमेंट सही है ये बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो फर्स्ट ऑप्शन है फ्रेंड, अध्यापक को अटल पाठ्यक्रम का पालन करना चाहिए। ऑप्शन 2 है विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा पर बल देना चाहिए। ऑप्शन 3 है ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करने चाहिए। ऑप्शन 4 है विद्यार्थियों को उनके अकादमिक अंकों के आधार पर नामांकित करना चाहिए। फ्रेंड तो प्रगतिशील कक्षा के यानी कि जो प्रोग्रेसिव क्लासरूम है उसके बारे में कौन सी चीज़ें सबसे सही है? तो फ्रेंड इसके लिए सबसे सही ऑप्शन होगा वो होगा ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके देना चाहिए, यानी कि बच्चों को अधिक से अधिक मौके देने चाहिए, मतलब कि जो इसमें सीख सके, जो अपनी जो ज्ञान का बहुत से ज्ञान को आगे बढ़ा सके। क्वेश्चन नंबर 3 है फ्रेंड, एक गतिविधि के दौरान छात्रों को संघर्ष करते देख एक अध्यापिका बच्चों को संकेत और इशारे जैसे क्या, क्यों, कैसे प्रदान करने का फैसला लेती है। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार अध्यापिका की यह योजना क्या कहलाएगी? फ्रेंड जो अध्यापिका बच्चों को क्या संकेत देखती है, जो कोई काम क्या है, क्यों है, कैसे है, उसके बारे में जो फैसला लेती है वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार अध्यापिका की यह कौन सी योजना है? फ्रेंड उसके लिए ऑप्शन नंबर एक है बच्चों को अधिगम के लिए अनुप्रेरित या निष्प्रेरित करेगी। ऑप्शन नंबर 2 है फ्रेंड अधिगम के लिए पाठ आधारभूत संरचना का काम करेगी। ऑप्शन नंबर 3 है छात्रों में प्रत्यार निष्कास प्रवृत्तियाँ पैदा करेगी। ऑप्शन 4 है अधिगम की प्रक्रिया में अर्थहीन होगी। तो फ्रेंड इसका जो सबसे सटीक आंसर वो है फ्रेंड ऑप्शन नंबर 2, अधिगम के लिए आधारभूत संरचना काम करेगी। ऑप्शन 3 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 4 है फ्रेंड, बच्चों के सामाजिकरण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन है सही है? बच्चों के सामाजिकरण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन नंबर 4 है फ्रेंड, विद्यालय सामाजिकरण का एक द्वितीय कारक है और परिवार सामाजिकरण का प्राथमिक कारक। फ्रेंड ये बात तो बिल्कुल सही है, यानी कि जो बच्चे के जो प्राथमिक विद्यालय होता है उसको परिवार को ही मानते हैं, इसको प्रथम गुरु माँ को मानते, इसका परिवार को ही सामाजिकरण का पहला बताया गया है, कारक बताया गया है। परिवार को सामाजिकरण का प्रथम कारक बताया गया। विद्यालय सामाजिकरण का प्राथमिक कारक है फ्रेंड ये तो गलत बात है, प्राथमिक कारण तो परिवार होता है। समकक्षी सामाजिकरण के प्राथमिक कारक हैं और परिवारिक सामाजिकरण का कारण, यह कथन भी गलत है फ्रेंड। परिवारिक एवं जनसंचार दोनों सामाजिक नीति, तो फ्रेंड ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 5 है फ्रेंड, बहुबुद्धि का सिद्धांत जोर देता है। जो बहुबुद्धि का सिद्धांत गार्डनर का बहुबुद्धि का सिद्धांत किस पे जोर देता है? फ्रेंड जो ऑप्शन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 5 इसका ऑप्शन होगा बहुबुद्धि का सिद्धांत। बहुबुद्धि बुद्धि ऑप्शन है बुद्धि लब्धि केवल वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के द्वारा ही मापी जाएगी? नहीं फ्रेंड। एक आयामी बुद्धिमत्ता अन्य सभी आयामी बुद्धिमत्ता निर्भर करती है, ये भी नहीं है फ्रेंड। बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं हैं, देयर आर सेवरल फॉर्म ऑफ इंटेलिजेंस, बुद्धिमत्ता के बहुत से कारक होते हैं, बहुत से प्रकार होते हैं, सेवरल फॉर्म होती है। ऑप्शन 4 है बुद्धिमत्ता में कोई व्यक्तिगत विभिन्नताएं नहीं होती, ये ऑप्शन भी गलत है फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, 6 देखते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट, लॉरेंस कोलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किस कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे इस स्वीकृति देते हैं नैतिक विकास के सिद्धांत के चरण को दर्शाता है? तो ऑप्शन नंबर 6 है जो इसका आंसर होगा फ्रेंड वो होगा ऑप्शन ए है प्रथापूर्व, ये भी नहीं है।
और ऑप्शन सेकंड है प्रथागत, ये इसका सही आंसर है फ्रेंड। 6 का आंसर होगा ऑप्शन 2 प्रथागत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है फ्रेंड, लेव वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य अधिगम प्रक्रिया में के महत्व पर जोर देता है। यानी कि जो लेव वाइगोत्स्की का जो सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य अधिगम प्रक्रिया में किस पर जोर देता है, तो इसका जो आंसर होगा फ्रेंड वो होगा लेव वाइगोत्स्की सामाजिक सांस्कृतिक उपकरणों पर जोर देता है फ्रेंड। सांस्कृतिक यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, ये ऑप्शन गलत होंगे फ्रेंड। ऑप्शन नंबर 8 है फ्रेंड, जीन पियाजे अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाओं के रूप में वर्णित करते हैं। जो 8 का जो आंसर होगा, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के बारे में बताना है। वैज्ञानिक उपकरणों, ये भी नहीं होता फ्रेंड। उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, ये भी नहीं होता। विकास का समीप सिद्धांत यानी कि प्रॉक्सिमिकल डेवलपमेंट में नहीं होता। तो स्कीमा, ये जो जीन पियाजे अपने स्कीमा पर बल देते हैं फ्रेंड, यानी कि वर्णित संज्ञानात्मक संरचनाओं में स्कीम के रूप में वर्णित करते हैं। जो 8 का आंसर ऑप्शन नंबर 4 स्कीमा या मनोबल। क्वेश्चन नंबर 9 है फ्रेंड नेक्स्ट, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विकास का मुख्य गुण क्या है। जीन पियाजे के अनुसार विकास का मुख्य गुण क्या है, ये बात बतानी है। तो जीन पियाजे के अनुसार ऑप्शन नंबर फर्स्ट है अमूर्त सोच का विकास, ये तो नहीं है फ्रेंड। ऑप्शन बी है फ्रेंड विचार सोच में केंद्रीकरण, ये ऑप्शन इसका राइट आंसर है फ्रेंड जीन पियाजे के अनुसार। ऑप्शन थर्ड है परिकल्पित निगमात्मक सोच, ये भी नहीं है। संरक्षण और पदार्थ को क्रमबद्ध करने की क्षमता, ये भी नहीं है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है फ्रेंड, विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। विकास के बारे में बताने कि कौन सा कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 10, विकास की दर सभी संस्कृतियों में सभी के लिए समान होती है। नहीं फ्रेंड्स, विकास की दर सभी के लिए समान नहीं होती है। विकास केवल विद्यालय में होने वाले अधिगम से ही होता है फ्रेंड, ये भी नहीं होता है। विद्यालय के बाहर और जगह विद्यालय के बाहर विकास होता है फ्रेंड। विकास केवल बाल्यावस्था के दौरान होता है फ्रेंड, नहीं, विकास तो हमेशा निरंतर चलता रहे। विकास बहुआयामी है फ्रेंड, ये ऑप्शन सही है। विकास बहुआयामी यानी कि बहु डेवलपमेंट जो डायमेंशनल होता है, मल्टी डायमेंशनल होता है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है फ्रेंड, जन्म से किशोर अवस्था तक बच्चों में विकास का क्रम क्या होता है। यानी कि जन्म से लेकर जो किशोर अवस्था तक बच्चों के विकास का क्रम क्या है। सांवेदिक, ऑप्शन नंबर है सांवेदिक मूर्त और अमूर्त। ऑप्शन 2 है अमूर्त सांवेदिक मूर्त। तीसरा है मूर्त अमूर्त सांवेदिक। ऑप्शन 4 है अमूर्त मूर्त सांवेदिक। तो फ्रेंड जन्म से लेके किशोर अवस्था बच्चों के विकास का क्रम होगा फ्रेंड। जो क्वेश्चन नंबर 11 उसका ऑप्शन होगा फ्रेंड, पहले सांवेदिक फिर मूर्त फिर अबूर्त, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 12 फ्रेंड, एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार देखा जा सकता है। एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार से देखा जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो आंसर होगा फ्रेंड, प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार से देखा जा सकता है फ्रेंड। ऑप्शन नंबर 1 है अधिगम की प्रक्रिया में बाधा। ऑप्शन 2 है अध्यापक के पक्ष पर असफलता, ये भी नहीं है फ्रेंड, ये भी नहीं है। योग्यता आधारित समूह बनाने का मापदंड, ये भी नहीं है। ऑप्शन 4 है अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की परियोजना के लिए महत्वपूर्ण, ये बात सही है। अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की परियोजना के लिए महत्वपूर्ण है, यानी कि इंपॉर्टेंट फॉर प्लानिंग फॉर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। क्वेश्चन नंबर 12 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं फ्रेंड, एक समावेशी कक्षा में खालिस्तान पर जोर होना चाहिए। एक समय यानी समावेशी का मतलब कि सभी एक साथ, सब कक्षा में किस पर जोर होना चाहिए। प्रदर्शन अभिमुखी पर, ये तो सर प्रदर्शन ही थोड़ी करना है फ्रेंड, और चीज़ें पर दिखाना भी होता है। अवभेदी समरूपी, ये भी नहीं होता। सामाजिक पहचान के आधार पर छात्रों में अलगाव, नहीं फ्रेंड, सभी के समाज के आधार पर छात्रों में अलगाव नहीं करना चाहिए। हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए अवसर प्रदान करना चाहिए। ये फ्रेंड ये सबसे सटीक आंसर है फ्रेंड, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर। एक समावेशी कक्षा में हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए अवसर प्रदान करने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 14 है फ्रेंड, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार निम्न में से किस शब्दावली का प्रयोग किया गया है। यानी कि जो दिव्यांगजन अधिनियम 2016 में बनाता है उसके अनुसार विकलांग छात्रों के लिए किस शब्द का उपयोग किया गया था फ्रेंड। जो क्वेश्चन नंबर 14 है उसका आंसर होगा छात्र जैसे शारीरिक दिव्यांगता, उसके लिए
छात्र यानी कि फिजिकल डिसेबिलिटी का यूज़ करेंगे इतना, उसको विकलांग यानी कुछ भी ऐसा अपशब्द कह के नहीं बोलेंगे, उसको शारीरिक दिव्यांगता के बारे में जाना जाएगा फ्रेंड। ऑप्शन नंबर थर्ड राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 15। अधिगम कठिनाइयों से जूझते छात्रों की ज़रूरतों को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए। फ्रेंड्स में क्या नहीं करना चाहिए वो बताना है। जो अधिगम, जो कोई छात्र है जो कुछ सीखने से कठिनाइयों से जूझ रहा है, ज़रूरतों को संबोधित करने के एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए। ऑप्शन नंबर 15 होगा दृश्य श्रव्य सामग्रियों का इस्तेमाल। जो जो सीखने में कठिनाई है तो उसको ये नहीं होगा फ्रेंड। संरचनात्मक शिक्षार्थियों उपागम को इस्तेमाल, ये भी नहीं होगा फ्रेंड। व्यक्तिगत शैक्षिक योजना बनाना, ये भी नहीं है फ्रेंड। शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग करना, इसमें फ्रेंड जो क्या नहीं करना चाहिए तो ये नहीं करना चाहिए फ्रेंड। शिक्षक को शिक्षा शास्त्र के अनुसार जो मतलब कि उसमें जो वो जो कठिन आकलन नहीं करना चाहिए, एकदम ईजी रखना चाहिए। तो फ्रेंड ये बात गलत है और बाकी ये 3 सही है। तो इसके अनुसार शिक्षक को ये नहीं करना चाहिए, शिक्षा शास्त्र को आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 16। सर्जना सृजनात्मक की पहचान का प्रमुख लक्षण क्या है, यानी कि क्रिएटिविटी का जो पहचान उसका प्रमुख लक्षण क्या है। प्रमुख लक्षण क्या होता है अपनी क्रिएटिविटी का? कम परिज्ञानता व बोधगम्यता, ये भी प्रमुख लक्षण नहीं है फ्रेंड। अपसारी चिंतन, जो डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है यानी कि अपसारी चिंतन होती है फ्रेंड, ये सृजनात्मक क्रिएटिविटी का जो प्रमुख लक्षण होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर। अति सक्रियता और सक्रियता ये तो होता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17 है फ्रेंड। विविध पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने हेतु एक अध्यापक को क्या करना चाहिए। यानी कि विविध पृष्ठभूमियों को अधिगम करते हैं सीखने वाले बच्चों के लिए संबोधित करने के लिए एक अध्यापक टीचर को क्या क्या करना चाहिए। तो इसके लिए करना चाहिए, ऑप्शन फर्स्ट दिया गया फ्रेंड, विविध संबंधी मुद्दों पर बातचीत टालनी चाहिए फ्रेंड। ऐसा तो शिक्षकों को हर मुद्दे पर बातचीत करनी चाहिए, ऐसे बातों को टालना नहीं चाहिए। ऑप्शन एक गलत है फ्रेंड। क्वेश्चन ऑप्शन 2 विविध विन्यासों में उदाहरण लेने चाहिए फ्रेंड। ये है टीचर को हमेशा हर चीज़ के उदाहरण लेने चाहिए। सभी के मानकीकृत आकलनों का इस्तेमाल करना चाहिए। ऑप्शन थर्ड भी नहीं होगा फ्रेंड। और ऑप्शन 4 है ऐसे कथनों का इस्तेमाल करना चाहिए जो नकारात्मक रूढ़िबद्ध धारणा को मजबूत करे। नहीं फ्रेंड, हमेशा टीचर को हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए कि नकारात्मक बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए फ्रेंड। तो ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 18 है फ्रेंड। समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य किया जाना चाहिए। जो समस्या समाधान है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ है फ्रेंड, उसको किस प्रकार से फैसिलिटीज़ को किस प्रकार से लागू किया जाना चाहिए। तो इसका जो आंसर होगा फ्रेंड, ऑप्शन नंबर ए देखिए, लगातार अभ्यास को कार्यान्वयन पर जोर देना चाहिए। ऑप्शन बी है समस्याओं के हल हेतु अटल प्रक्रिया के इस्तेमाल को बढ़ावा देना चाहिए। समरूपों को इस्तेमाल को बढ़ावा देकर करना चाहिए। तो इसका जो आंसर होगा फ्रेंड, ये सटीक आंसर देकर समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर। विद्यार्थियों में डर की भावना तो पैदा ही नहीं करनी चाहिए फ्रेंड। टीचरों को हमेशा विद्यार्थियों को बड़े प्रेम भाव से बात करनी चाहिए। तो ऑप्शन थर्ड राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 18 का। क्वेश्चन नंबर 19, अधिगम की अभिप्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है। यानी कि मोटिवेशन टू लर्न कैन बी सस्टेन एंड बाई। अभिप्रेरणा को किस प्रकार कायम रखें, यानी मोटिवेशन को किस प्रकार से कायम रखा जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन है बच्चे को दंड देकर ऐसे मोटिवेशन को नहीं रखा जा सकता फ्रेंड। प्रवीणता अभिमुख लक्ष्यों पर जोर देकर, यानी कि उसको हमेशा बार बार उसको गोल पे उसको फोकस कराना चाहिए। ये फ्रेंड ये ठीक लग रहा है। ऑप्शन थर्ड देखते हैं, बच्चों को बहुत आसान क्रियाकलाप, आसान भी नहीं देना चाहिए फ्रेंड को, कुछ कठिन कुछ आसान दोनों प्रकार देना चाहिए। यंत्रवत याद करने पर जोर दें, फोकसिंग ऑन रोड मेमोराइजेशन, ये भी नहीं होता फ्रेंड। तो ऑप्शन नंबर 19 का जो ऑप्शन ये सबसे सटीक आंसर है फ्रेंड, प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देकर। क्वेश्चन नंबर 20 फ्रेंड, शर्मिंदगी क्या है, यानी कि सेम क्या है बच्चों के अंदर, शर्मिंदगी क्या होती है। जो ऑप्शन नंबर 1 है को संज्ञान को शर्मिंदगी का संज्ञान से कोई संबंध नहीं है, ये तो नहीं है फ्रेंड। शर्मिंदगी का संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, शर्मिंदगी पर संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है फ्रेंड, ये सही है। शर्मिंदगी होगी तो बच्चे के जो सीख नहीं पाएगा और वो नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। बच्चों के अधिगम में तो अपने करने की बहुत प्रभावशाली फ्रेंड, शर्मिंदगी अच्छी बात थोड़ी है। शर्मिंदगी के भाव को अध्यापक अधिगम प्रक्रिया बारंबार पैदा करनी नहीं फ्रेंड, अध्यापक को बार बार शर्मिंदगी का असर नहीं होता। ऑप्शन सेकंड आंसर हो गया, शर्मिंदगी का का संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। क्वेश्चन नंबर 21 नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड। निम्न में से अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा है, यानी कि अध्यापक का जो सिखाने का जो सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा है। विषय वस्तु को यंत्रवत याद करना नहीं फ्रेंड,
यंत्रवत याद नहीं करना चाहिए। ऑप्शन है संकल्पनाओं के बीच संबंध को खोजना, यानी कि चीज़ों के बीच में जो एक्सप्लोरेशन है, रिलेशन बिटवीन कॉन्सेप्ट, यानी कि जो अपन जो भी कोई कॉन्सेप्ट सिखाते हैं उनको बच्चों के बीच में कुछ संबंध को एक दूसरे से चीज़ों को जोड़ के रिलेशन बनाकर बच्चों को सिखाना चाहिए, पढ़ाना चाहिए। तो ऑप्शन सेकंड आंसर सही है फ्रेंड। बिना विश्लेषण के, बिना किसी एनालिसिस के बच्चों को पढ़ाना, ये भी गलत बात है फ्रेंड। अनुकरण, नकल तो बिल्कुल करनी चाहिए फ्रेंड। तो ऑप्शन सेकंड आंसर होगा फ्रेंड। अध्यापन अधिगम का जो सबसे प्रभावशाली माध्यम है वो है संकल्पनाओं के बीच संबंध को खोजना। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 है फ्रेंड। एक अध्यापिका को दिए गए किसी कार्यकलाप में छात्रों को विभिन्न त्रुटियों का विश्लेषण करना चाहिए। कोई क्रियाकलाप दिया गया फ्रेंड टीचर के द्वारा, तो छात्रों की जो गलती करते हैं क्रियाकलाप में, उसमें विश्लेषण करते समय, एनालिसिस करते समय टीचर को क्या क्या ध्यान में रखना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 22 को ऑप्शन नंबर 1 है फ्रेंड। इसके आधार पर दंड की मात्रा निर्धारित करनी चाहिए। नहीं फ्रेंड, टीचर यानी कि पनिशमेंट देना अच्छी बात, लेकिन नहीं देना चाहिए बच्चों को। ऑप्शन ए गलत है। त्रुटियों की समझ अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के अर्थपूर्ण है। सही है, बच्चा गलती करके ही सीखता है, ये बात सही है फ्रेंड। इसके ऑप्शन थर्ड है, इसके आधार पर वे ज़्यादा त्रुटियां करने वाले छात्रों को दूसरे छात्रों से अलग कर सकते नहीं फ्रेंड। छात्रों त्रुटि करने बच्चों को अलग नहीं, बल्कि उनको एक साथ ही बिठाकर समझाना चाहिए। अधिगम केवल त्रुटियों के शोधन पर निर्भर है। नहीं फ्रेंड, ये भी सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर है फ्रेंड 22 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23। क्वेश्चन नंबर 23। बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है। बच्चों को जो सब सीखने में कठिनाई कब होती है, डिफ़िकल्ट कब होता है, जब बच्चे को वो जब कुछ सीखते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है फ्रेंड। सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत करें। हाँ फ्रेंड, ये कि बच्चों को जब भी कोई सूचना दी जाती है उसको एक साथ यानी कि अलग अलग भागों में नहीं देनी चाहिए, बल्कि कोई सूचना दी जाती है वो एक विस्तृत रूप से एक ही प्रकार में दी जानी चाहिए। तो ये ठीक आंसर लग रहा है। और ऑप्शन सेकंड में देखते हैं फ्रेंड, एक बार वो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित हो, यानी कि जो इनिशियली मोटिवेटेड अंदर से रूप में अभिप्रेरित नहीं होनी चाहिए फ्रेंड, ये क्वेश्चन गलत है। अधिगम सामाजिक संदर्भ में हो, ये भी ठीक नहीं है फ्रेंड। विषय वस्तु को बहुरूपों में प्रस्तुत किया जाना, बहुरूप में एक ही रूप में प्रस्तुत करना चाहिए, तो और एक साथ करना चाहिए। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 है फ्रेंड। अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था कौन सी है, यानी कि जो बेस्ट लर्निंग की जो बेस्ट स्टेज कौन सी है, यानी कि जो अधिगम है कौन सी अवस्था के अंदर सबसे अच्छा होता है फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 24 है, उसका फर्स्ट ऑप्शन उच्च उत्तेजना उच्च भय। भय तो बिल्कुल होने ही नहीं चाहिए फ्रेंड, ऑप्शन गलत है। निम्न उत्तेजना भय, उच्च भय इसमें नहीं है। संतुलित उत्तेजना और कोई भय नहीं फ्रेंड, ये सही है। उत्तेजना है जो मॉडरेट है वो होनी, संतुलित होनी चाहिए, कोई तेज नहीं। ऑप्शन ये नहीं है। ऑप्शन नंबर थर्ड राइट आंसर है। अधिगम हमेशा संतुलित और उत्तेजना के साथ होना चाहिए और कोई भी भय नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 25 है फ्रेंड। अधिगम का संरचनात्मक विचार यह सुझाव देता है कि ज्ञान की संरचना में, अधिगम का जो संरचनात्मक विचार है कौन सा सुझाव देता है कि ज्ञान की संरचना में, ऑप्शन है बच्चों की कोई भूमिका नहीं होती फ्रेंड, ये तो गलत बात है। बच्चे पूर्ण रूप से वयस्कों पर निर्भर रहते हैं, ये भी गलत है। बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं फ्रेंड, ये बात सही है कि ज्ञान के अंदर जब बच्चे सीखते हैं तो वो अपनी पूर्ण भूमिका निभाते हैं, यानी कि जो जो एक्टिव रोल करते हैं बच्चे, हमेशा हमेशा एक्टिव होते हैं। और ऑप्शन 4 है बच्चे पूर्ण से पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर रहते हैं। नहीं फ्रेंड, बच्चे हमेशा पाठ्य पुस्तक पर निर्भर रहते हैं, टीचर पे भी और रहते हैं, और हमेशा बच्चे एक्टिव रहते हैं हर चीज़ के अंदर। तो ऑप्शन नंबर थर्ड होगा 25 का। क्वेश्चन नंबर 26 है फ्रेंड। अधिगम के लिए निम्न में से कौन सी धारणा उपयुक्त है, यानी कि जो लर्निंग के लिए जो है, जो विच ऑफ द फॉलोइंग बिलीव इज ए गुड फॉर लर्निंग, अधिगम के लिए जो कौन सी धारणा सबसे उपयुक्त है। योग्यता सुधार्य है, एबिलिटी इज इम्प्रूवेबल, यानी कि जो जो ये सही है फ्रेंड। हमेशा जो योग्यता को जो हमेशा सुधारते हैं बढ़ाते हैं। योग्यता अटल है, ये फ्रेंड, ये थोड़ी योग्यता तो कम, किसी की कम किसी की ज़्यादा। प्रयासों में कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रयास करने पर फ्रेंड हमेशा फर्क पड़ता है। असफलता अनियंत्रित होती है। नहीं फ्रेंड, असफलता अनियंत्रित नहीं होती है। तो इसके लिए जो ऑप्शन नंबर 1 है जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 26 का, ऑप्शन ए योग्यता सुधार्य। क्वेश्चन नंबर 27 है फ्रेंड। निम्न में से कौन सी परिपाटी विद्यार्थियों में संकल्पनात्मक समझ में बढ़ोतरी करने में सहायक होती है फ्रेंड। तो ऑप्शन ए प्रतिस्पर्धा आधारित प्रतिस्पर्धा, नहीं फ्रेंड। पाठ्य पुस्तक केंद्रित पाठ्य पुस्तक नहीं होनी चाहिए। बारंबार परीक्षा, ये भी नहीं होनी चाहिए। अन्वेक्षण और संवाद, यानी कि इंक्वायरी और डायलॉग के माध्यम से संकल्पनात्मक समझ में बढ़ोतरी करने में सहायता मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28। एक कार्य के दौरान सायना स्वयं से बात कर रही है कि वह कार्य किस प्रकार प्रगति कर सकती है। लेव वाइगोत्स्की की भाषा और चिंतन सोच के बारे में दिए गए विचारों के अनुसार इस तरह का व्यक्ति वाक्य क्या दर्शाता है, यानी कि जो प्राइवेट स्पीच होती है उसके बारे में जो लेव वाइगोत्स्की की भाषा चिंतन सोच के बारे में कौन सा विचार अनुसार यह सही है। तो ऑप्शन नंबर इसके लिए एक है संज्ञानात्मक अप्रयोग, ये भी नहीं है फ्रेंड।
स्वनियमन यानी कि सेल्फ रेगुलेशन है जो वाइगोत्स्की के भाषा और चिंतन का ये सही है फ्रेंड। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है फ्रेंड। आत्मकेंद्रिता मनोविज्ञान विकार भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 29 है फ्रेंड। मूल्यांकन पद्धतियों का लक्ष्य होना चाहिए। जो एवल्यूएशन प्रैक्टिस है उसका कौन सा उद्देश्य मूल्यांकन करते हैं, उसका लक्ष्य क्या उद्देश्य क्या होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 29 है उसका ऑप्शन नंबर ए विद्यार्थियों को नामांकित करना, ये भी नहीं है फ्रेंड। योग्यता आधारित समूह में विद्यार्थियों को विभाजन करने में विद्यार्थियों को सिर्फ एक साथ हर चीज़ को एक साथ पढ़ाना चाहिए। विद्यार्थियों की जरूरतों एवं आवश्यकताओं की पहचान करना। एवल्यूशन के द्वारा यानी मूल्यांकन के द्वारा विद्यार्थियों की कौन सी जरूरत, उनको क्या चीज़ समझ में नहीं आ रही है या कुछ अधिगम में क्या प्रॉब्लम आ रही है उसके बारे में हम मूल्यांकन के द्वारा उसको जान सकते हैं। पुरस्कार वितरण हेतु उच्च अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की पहचान करना, ये भी नहीं होगा नहीं फ्रेंड। तो ऑप्शन नंबर मूल्यांकन पद्धतियों का जो क्या मुख्य लक्ष्य होता है विद्यार्थियों की जरूरतों एवं आवश्यकताओं की पहचान करना। नेक्स्ट प्रतिरोपित की जा सकती हैं। इसके लिए ऑप्शन नंबर केवल अनुवांशिकता पर नहीं होता फ्रेंड, केवल पर्यावरण पर भी नहीं होता फ्रेंड, न आनुवांशिकता पर न पर्यावरण पर भी, आनुवांशिकता एवं पर्यावरण पारिस्थितिक यानी कि आनुवांशिकता एवं पर्यावरण दोनों पे होता है फ्रेंड। तो इसका नंबर जो बच्चों के विकास जो इंडिविजुअल डिफरेंस होती है जो आनुवांशिकता पर्यावरण दोनों पर भी होती है, केवल आनुवांशिकता भी नहीं होती है, केवल यानी कि दोनों पर होती है। तो इस ऑप्शन नंबर 4 है उसका राइट आंसर होगा फ्रेंड। तो फ्रेंड आपको वीडियो कैसी लगी, वीडियो पसंद आई हो तो इसको फ्रेंड वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड। और मेरे चैनल है जो फ्रेंड स्टडी विथ केशव है, विथ केशव फ्रेंड। ये मेरी साइकोलॉजी की पहली वीडियो थी और आगे की जो लास्ट ईयर जितने भी पीसी टेट के पेपर हुए हैं उनकी सभी क्वेश्चनों की जो आपको वीडियो आपको मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ केशव पर मिल जाएगी, रोज़ाना मिल जाएगी। आप वहाँ से जाके उसको देख सकते हैं फ्रेंड, और भी सब्जेक्टों की आपको मिल जाएगी। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।